अब बात करें इकोनॉमिक्स के टाइप की। इकोनॉमिक्स दो टाइप की है, या फिर मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक के दो कंपोनेंट हैं। नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की स्पेलिंग MICRO और मैक्रो की स्पेलिंग MACRO। केवल डिफरेंस है आई और ए का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हम आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, या फिर कह सकता हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी होगी, वो भी एक छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। बड़े लेवल पे मुझे स्टडी नहीं करनी है, मुझे स्टडी करनी है केवल एक इंडिविजुअल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, आज एक कस्टमर की डिमांड कितनी है, या फिर एक प्रोडक्ट, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट में हम कौन कौन से चेंज करें ताकि इसकी डिमांड इंक्रीज हो सके। एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक प्रोडक्ट की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, या तो एक कस्टमर के लेवल पे, प्रोड्यूसर के लेवल पे, एक ग्रुप ऑफ द कस्टमर के लेवल पे, या फिर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं एक छोटे लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, ये सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एक बड़े लेवल पे। जैसे आज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मैक्रो के बेसिस पर, बड़े लेवल पे। एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि एक कंपनी की वैल्यू गिर रही है, कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक पा रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज या फिर एग्रीगेट। स्पेलिंग MICRO और मैक्रो की MACRO। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल एंड ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। माइक्रो के अंदर डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्रीगेट लेवल पे। अब बात करें माइक्रो और मैक्रो के बीच के डिफरेंसेस, कि माइक्रो और मैक्रो में कौन कौन से डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंस नंबर वन, जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसके अंदर जितनी भी मैं प्रॉब्लम स्टडी करता हूँ वो एक इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ। ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर डिस्कस्ड और स्टडीड एट एन इंडिविजुअल लेवल, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं प्रॉब्लम स्टडी करता हूँ तो एग्रीगेट लेवल पे। ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड एट एन एग्रीगेट लेवल और ब्रॉड लेवल, या फिर मैं कह सकता हूँ ये नैरो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब हम बात कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे, तो वेरिएबल मींस कितनी क्वांटिटी के फॉर्म में। वेरिएबल मतलब होता है क्वांटिटी। दो तरह के आइटम्स होते हैं, नंबर वन इज वेरिएबल, नंबर सेकंड इज एट्रीब्यूट। वेरिएबल मतलब क्वांटिटी, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी। तो इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल आएंगे जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कस्टमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई। कस्टमर की डिमांड कितनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई कितनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। जबकि मैक्रो के अंदर बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड, पूरे कंट्री की टोटल डिमांड कितनी होगी क्वांटिटी के फॉर्म में, पूरे कंट्री में टोटल सप्लाई कितनी होगी क्वांटिटी के फॉर्म में, वो बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक वेरिएबल सेकंड। नंबर थर्ड है इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब, इकोनॉमिक एजेंट मींस जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो किसके काम की है, हु आर द अल्टीमेट यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन अटेन फ्रॉम आइदर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स और फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूजर है वो है इंडिविजुअल, इट मे बी कस्टमर, मे बी प्रोड्यूसर, बट इट मस्ट बी इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल होना चाहिए, अकेला व्यक्ति होना चाहिए, वही है माइक्रो के यूजर, जिनका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंज्यूमर सोचता है कि मुझे कम दाम में ज्यादा गुड्स परचेज कर लूँ,
प्रोड्यूसर सोचता है खर्चा करूं कम, कॉस्ट मेरी कम आए गुड की और महंगा बिके। तो जो यूजर है, एजेंट है, वो माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कस्टमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। जबकि मैक्रो के जो यूजर हैं वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे यूजर्स एक कंट्री के अंदर सोशल वेलफेयर रहना चाहिए उस पर फोकस करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है क्या कोई बैंक कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रही है, क्या सभी बैंक्स के जो खाते हैं, अकाउंट्स हैं, वो प्रॉपर है या नहीं है, क्या सभी बैंक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं, या कहीं कंट्री के अंदर ऐसा तो नहीं इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं मंदी आ गई है। जैसे आज ही आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, आरबीआई ने आज ही रेपो रेट कम की है। रेपो रेट कम क्यों की है? क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि आने वाले टाइम में, पहला बात करें रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट का मतलब है जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है वो आरबीआई से लोन लेती है। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है आरबीआई से लोन लेती है। कमर्शियल बैंक कौन सी होती है? जितने भी बैंक्स जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग मतलब पब्लिक के साथ लेन देन, जैसे धौलपुर के जितने भी बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो जितने भी बैंक पब्लिक से लेन देन करते हैं वो कमर्शियल बैंक है। और जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर उन सभी पर कंट्रोल रहेगा वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस कर दी है। रेपो रेट रिड्यूस इसीलिए कर दी है ताकि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा ले और जनता में लोन ज्यादा दे, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन जारी रखें। सिंपल भाषा में, आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पैसा लेना है तो या तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या फिर पैसा नहीं है आप जितने आपके हिसाब से, या तो इंटरेस्ट रेट आज मार्केट में ज्यादा चल रही है। लेकिन आरबीआई कह रही है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है सबको पैसा दिया जाए। यदि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मार्केट के अंदर तो एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगी, कमर्शियल बैंक आगे जनता में पैसा देगी, ताकि अल्टीमेट जनता की डिमांड, जनता पैसा रिसीव करेगी तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी। जिनके समझ में ये आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया बाकी और समझेंगे जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब। आगे बात करें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो किस हद तक काम की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो केवल एक इंडिविजुअल कस्टमर या फिर ग्रुप ऑफ द कस्टमर के लिए, या फिर इंडिविजुअल सप्लायर, या फिर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए। जबकि मैक्रो के अंदर एक कंप्लीट इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है वो इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है मैक्रो वाली काफी यूज की है, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इंफॉर्मेशन बहुत हद तक यूज ज्यादा ज्यादा यूज की है, जबकि माइक्रो के अंदर उतना ज्यादा यूज नहीं है। नेक्स्ट बात करें अजम्पशंस कि कौन कौन सी अजम्पशंस है। माइक्रो के अंदर हम कौन कौन सी अजम्पशंस पढ़ेंगे और मैक्रो के अंदर कौन कौन सी अजम्पशंस पढ़ेंगे। अजम्पशंस में कह सकता हूं माइक्रो के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, नहीं नहीं नहीं, जब भी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सी बात है, आज मार्केट में कस्टमर सामान ज्यादा कब खरीदेंगे, कस्टमर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कब करेंगे, जब उन्हें सस्ता मिले, जब उन्हें सस्ता मिलेगा तब खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स मोर क्वांटिटी विल बी परचेज्ड एट लोअर प्राइसेस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कस्टमर डिमांड इंक्रीज तब करेगा जब प्राइस बढ़ेगी। तो यहां पर इस लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस रहेंगी। अजम्पशंस कौन कौन सी होंगी? कस्टमर की इनकम कांस्टेंट है, दूसरे गुड की
प्राइस कांस्टेंट है। ये टॉपिक समझ में आएगा जब हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। अभी तक तो केवल बात याद ये रखेंगे कि माइक्रो के अंदर हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, उसकी कुछ 2-4 अजम्पशंस हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, दूसरे गुड की इनकम कांस्टेंट रहेगी, एटसेट्रा। मैक्रो के अंदर भी हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी कुछ अजम्पशंस हैं। वहां की अजम्पशंस है फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशंस की। वो अजम्पशन कहती है कि एक कंज्यूमर या फिर आज मैं यदि 100 रुपए कमाता हूं तो पूरे 100 रुपए खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ पार्ट सेव करूंगा फ्यूचर के लिए। तो माइक्रो की अजम्पशंस अलग है और मैक्रो की अजम्पशंस अलग है। नंबर नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम। माइक्रो के अंदर अभी मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी। माइक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी में करें, प्रोडक्शन कैसे करें। जबकि मैक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम आएगी पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, पूरे कंट्री में रोजगार दर कितनी है, या फिर पूरे कंट्री में बेरोजगारी की प्रतिशत कितनी है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम माइक्रो की अलग, मैक्रो की अलग। मेथड ऑफ स्टडी, यहाँ पर जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे उन्हें बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसके अंदर पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है बैलेंस। आज मैं मार्केट में परचेज कब करूंगा, जब मुझे प्राइस लगेगी रीजनेबल, मतलब जब मुझे प्राइस लगेगी बैलेंस्ड, तब मैं परचेज करूंगा। प्रोड्यूसर्स मार्केट में कब बेचेंगे माल, जब प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि आज प्राइस बैलेंस्ड है, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा। तो इन सभी इक्विलिब्रियम को बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जबकि इसके अंदर पढ़ते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कि एक इकोनॉमी बैलेंस में कब होगी, जब ना इकोनॉमी के अंदर महंगाई हो ना इकोनॉमी के अंदर मंदी हो, तब इकोनॉमी बैलेंस में होगी। और नंबर लास्ट, स्कोप। माइक्रो का स्कोप नैरो है और मैक्रो का स्कोप ब्रॉड है। माइक्रो का स्कोप नैरो है और मैक्रो का स्कोप ब्रॉड है। ये मेरे डिफरेंसेस थे। नंबर 1, बेसिस ऑफ द स्टडी। इसके अंदर स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, इसमें स्टडी करेंगे एग्रीगेट लेवल पे। इकोनॉमिक वेरिएबल क्या रहेंगे, डिमांड इंडिविजुअल कस्टमर की या फिर ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स की। इसके अंदर वेरिएबल मतलब क्वांटिटी, कितने फॉर्म में क्वांटिटी की स्टडी करेंगे। इसमें एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करेंगे, कलेक्टिव डिमांड पूरे इकोनॉमी के अंदर की। एजेंट, यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा, जो हमेशा प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करेंगे। जबकि मैक्रो के अंदर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आरबीआई बैंक्स पे कंट्रोल करती है, सेबी जितने भी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर्स जनता में खरीदे और बेचे जाते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करती है। और ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी टेलीकॉम गाइडलाइंस हैं कि आपकी कंपनी का कितना पैक, कितने रुपए का पैक रहना चाहिए, जो भी हम बैलेंस वगैरह करवाते हैं वो, कि कितने रुपए, 10 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, या फिर किस किस एरिया में हम नेटवर्किंग सर्विसेज अवेल करा सकते हैं, वो सारे बताएंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हम स्टडी करने वाले हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गेन होगी, लिमिटेड डिग्री की है, लिमिटेड एरिया कवर करेगी, जबकि मैक्रो के अंदर बड़ा एरिया कवर करेगी। अजम्पशंस, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस है, केवल अभी लॉ ऑफ डिमांड याद रखें। और जबकि यहाँ पर अजम्पशंस रहेंगी फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन की, कि एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करेगा एक बार में। कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम रहेंगी, सेंट्रल प्रॉब्लम माइक्रो के अंदर, माइक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कस्टमर किस गुड का प्रोडक्शन करे, कितनी क्वांटिटी में करे, प्रोडक्शन किस टेक्निक के अकॉर्डिंग हो, और प्रोडक्शन करे तो किसके लिए करे। जबकि मैक्रो की जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है वो रिड्यूस कैसे करें, या फिर इकोनॉमी बैलेंस कैसे हो, इन्फ्लेशन महंगाई दूर कैसे हो, और डिफ्लेशन दूर कैसे हो। मेथड ऑफ स्टडी यहाँ पर पार्शियल है और मैक्रो में जनरल।
स्कोप माइक्रो का नैरो और मैक्रो का ब्रॉड। आज के टॉपिक की बात करें, स्कोप, स्कोप मतलब किस किस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले मैंने चैप्टर के नंबर लिखे हुए हैं कि जो भी डिस्कशन है वो किस चैप्टर में होगा। जो हम डिस्कशन करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम काउंट कैसे होगी, और नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट लिखिए एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मींस, अगर लिखना है तो लिख लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट लिख देता हूं मैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। एनएनपीएफसी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है? नेशनल इनकम का दूसरा नाम या नेशनल इनकम का एग्रीगेट को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। तो पहला अपना स्कोप या फिर कंपोनेंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है, जो मैंने लिखा है एनएनपीएफसी, इसी को बोलते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जो टोटल रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, जो कि आएंगे टोटल 8 रिलेटेड एग्रीगेट है। यहां पर लिख लें कि टोटल रिलेटेड एग्रीगेट है 8, टोटल 8 पढ़ेंगे इन चैप्टर 3। कौन कौन से रिलेटेड एग्रीगेट होंगे वो डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। क्यों डिस्कशन करेंगे इन रिलेटेड एग्रीगेट का? ताकि एक कंट्री की जितनी भी इनकम है वो हम डिटरमाइन कर पाए। इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की कितनी इनकम है वो हम डिटरमाइन कर पाए। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और चैप्टर 4 में प्रैक्टिकल है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच स्टेट्स हाउ ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल फाउंड। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इंडिया के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे कहा जाएगा। मैंने एक वर्ड यूज किया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मैंने वर्ड यूज किया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब जब कंट्री के अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन सभी के पास जॉब है, उसे बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। या फिर मैं अदर वर्ड्स में बोलूं तो जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे, वो मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। डिटरमाइन कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। इसके बाद अगला कंपोनेंट थियोरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। थियोरी ऑफ मनी चैप्टर नंबर 5 है और बैंकिंग है चैप्टर नंबर 6। मनी में पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम को ओवरटेक कैसे किया मनी सिस्टम ने। लेकिन बार्टर सिस्टम अपने सिलेबस में है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे क्योंकि वापस इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे बैंकिंग, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन। यह कंपोनेंट नंबर 3। इसके बाद कंपोनेंट नंबर 4 है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, के जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये इन्फ्लेशनरी गैप है। और डिफ्लेशनरी गैप जब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप है। ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में। ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। अब इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप के बारे में दूर कैसे करेंगे वो भी इसी चैप्टर में, कि जब देश में महंगाई ज्यादा है वो कम कैसे होगी, मंदी ज्यादा है तो वो कम कैसे होगी। इसके बाद अगला कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट अपने बजट में जो भी डिस्कशन करेगी कि आने वाले टाइम में हम कितना खर्चा करने वाले हैं और कितनी इनकम हमें जनरेट होगी, वो बात होगी गवर्नमेंट बजट में। और गवर्नमेंट हमेशा बजट प्रिपेयर करेगी फिस्कल ईयर के लिए। गवर्नमेंट हमेशा जो बजट प्रिपेयर करती है वो करती है फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से हर साल, खत्म होगा अगले साल की 31 मार्च को। तो इस बजट में गवर्नमेंट पेश करेगी हम कितना खर्चा करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 10 में। इसके बाद वाला कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि हमें यदि यूएस डॉलर चाहिए
तो कितनी एक्सचेंज रेट है आज मार्केट के अंदर? डॉलर की डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड सोर्सेज ऑफ डिमांड। डॉलर की डिमांड क्रिएट कब होगी मार्केट के अंदर, और डॉलर की सप्लाई कब क्रिएट होगी? डॉलर की सप्लाई कब आएगी मार्केट के अंदर? जब हम बाहर माल बेच रहे हैं या फिर बाहर वाले इंडिया में घूमने आ रहे हैं तो डॉलर की सप्लाई होगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे दो कंट्रीज के बीच में, बस ट्रांजैक्शन से एक फर्क पड़ना चाहिए, कैश की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिसमें डिस्कस करेंगे अबाउट दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। मैंने वर्ड यूज किया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी फॉर्म में हो और जिनसे कैश पोजीशन चेंज हो, वही रिकॉर्ड होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। देख लें एक बार सारे चैप्टर काउंट करके कि सारे चैप्टर हुए नहीं हुए कवर। पहला चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो पहला ही है, दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर आ गया कंपोनेंट नंबर ए में, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद पांचवा और छठवां चैप्टर आ गया पॉइंट नंबर सी में। पांचवा है अपना थियोरी ऑफ मनी, छठवां है बैंकिंग। इसके बाद सातवां चैप्टर कंपोनेंट नंबर डी में इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, एडीएएस का इंट्रोडक्शन, और ये गैप दोनों दूर कैसे होंगे, इसमें आ गया 7th और 9th। इनके बीच का 8वां चैप्टर कंपोनेंट नंबर सेकंड थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट, और चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमिक्स की इंपोर्टेंस कौन कौन सी है? जो पहला इंपोर्टेंस है वो अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि बताएगा एक कंट्री की इकोनॉमी का टाइप कौन सा है। कि हम जो इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की जो मेजर इनकम है वो जनरेट किस सेक्टर से हो रही है? तीन तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो किस सेक्टर से इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है वो बताएगा एक कंट्री की एक्चुअल पोजीशन। क्योंकि जब भी हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे एक वर्ड पढ़ेंगे कि एक कंट्री का जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज सेक्टर है, वो एक एपी सेंटर है, केंद्र बिंदु। क्योंकि एक कंट्री के अंदर यदि इंडस्ट्री ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जब भी मेजर क्राइसिस आएंगे कंट्री के अंदर तो सबसे पहले इफेक्ट होगा सर्विस इंडस्ट्री को, सबसे पहले इफेक्ट होगी सर्विस इंडस्ट्री। तो यदि कुछ ऐसे क्राइसिस आते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री सबसे पहले इफेक्टेड होगी। तो कहीं ना कहीं यदि एक कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो लीस्ट इफेक्टेड होंगी ऐसे क्राइसिस से। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी में पढ़ेंगे एक इकोनॉमी किस तरह के सेक्टर पर डिपेंड है। दूसरा अपना सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि एक कंट्री की ग्रोइंग पावर है, या एक कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो कितने दर से हो रही है। या फिर स्टेबिलिटी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कभी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप है और कभी डिफ्लेशनरी गैप है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में या फिर आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी ताकि जो इन्फ्लेशनरी गैप है या फिर डिफ्लेशनरी गैप है वो मिनिमाइज हम कर सकें। हम यदि गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ेंगे, उन्हें बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी, ताकि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप दूर कर सकें। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, कि गवर्नमेंट आरबीआई कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी ताकि जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप है वो मिनिमाइज हो सके। तीसरा इंपॉर्टेंस है बीओपी स्टेटस, कि आज यदि इंडिया का, अब एक बार खुद सोचेंगे, यदि इंडिया आज इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इंडिया वाले बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीन इंपोर्ट करते जा रहे हैं, या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर पा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक कंट्री की इकोनॉमिक पावर का पता लगे कि कंट्री की जो वास्तव में ग्रोथ रेट है वो डिपेंड रहती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। अगला पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिसाइड करेंगे किस तरह की पॉलिसी फॉर्म होगी ताकि जो एक कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेटस को डिपेक्ट करेगी। एक कंट्री की पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आज आरबीआई गवर्नमेंट डेली
नए नए डिसीजन ला रही है कि हम इतना राहत पैकेज देंगे इस टाइम पे, कि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जीएसटी की रेट कट कर देंगे, जीएसटी डिक्रीज कर देंगे, जीएसटी की रेट्स, या फिर जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बैंक अब इजीली लोन देगी आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं इनमें मैक्रो इकोनॉमिक काफी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अभी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है बहुत डाउन चल रही है, तो ग्रोथ के एस्पेक्ट अभी बहुत कम है, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप लेने से लोन गवर्नमेंट लोन बैंक्स देंगी छोटे छोटे सेक्टर्स को, तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी ताकि इकोनॉमी ग्रो हो सके। बस यही चार अपने सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यही था चैप्टर नंबर 1